राजस्थान के रेतीले जिले धौलागढ़ का नाम जब भी लिया जाता था तो लोग कहते थे वहां पुलिस से पंगा मत लेना, वहां का थाना, वहां के अफसर सब एक जाल में बंधे हैं। यही जगह थी जहां भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें गहरी जमा रखी थीं। लोग शिकायत करने से डरते थे क्योंकि उन्हें पता था कि शिकायत करने वाला ही अपराधी बना दिया जाएगा। लेकिन इस बार धौलागढ़ में एक नई सरकारी अधिकारी का तबादला हुआ था। नाम था एसडीएम आयशा रजा। उम्र सिर्फ 30 साल, लेकिन आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास और चेहरे पर सच्चाई की चमक थी। उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने पहले भी 2 जिलों में अपने फैसलों से बड़े बड़े माफिया गिरोहों की नींव हिला दी थी। एक दोपहर आयशा अपनी पुरानी स्कूटी पर बिना किसी सुरक्षा के एक गांव में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में जा रही थी। उनके कपड़े बिल्कुल साधारण थे, एक हल्की सलवार कमीज, दुपट्टा और चश्मा। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये जिले की एसडीएम है। धौलागढ़ के बाहरी इलाके में एक बदनाम पुलिस चेक पोस्ट थी, लाल टेकरी चौकी। इस चौकी का इंचार्ज था इंस्पेक्टर नरेश पाल, जिसकी दबंगई और क्रूरता के किस्से पूरे जिले में मशहूर थे। नरेश पाल और उसके 3 साथी पुलिस वाले सड़क किनारे खड़े थे। जैसे ही उन्होंने स्कूटी आती देखी, नरेश ने हाथ का इशारा करके आयशा को रोका। आयशा ने ब्रेक लगाया, स्कूटी साइड में खड़ी की। नरेश ने ताने भरी आवाज में कहा, अरे बहन जी, कहाँ की रानी बन के जा रही हो? हेलमेट कहाँ है? और ये स्पीड भी देखी है अपनी? आयशा ने शांत स्वर में कहा, मैं नियम जानती हूँ सर, मैंने स्पीड क्रॉस नहीं की, हेलमेट मैंने घर पर ही भूल गई, अगर चालान काटना है तो काटिए। नरेश ने हंसते हुए अपनी मूंछों को ताव दिया। अरे बड़ा नियम कानून सिखा रही है बहन जी, यहाँ कानून हम बनाते हैं। उसके पीछे खड़े एक कांस्टेबल ने व्यंग्य किया, लगता है पढ़ी लिखी है, इसलिए अकड़ भी ज्यादा है। आयशा ने हल्की सख्ती से कहा, आप लोग कानून के रखवाले हैं, कानून तोड़ने वाले नहीं। ये सुनकर नरेश का चेहरा लाल हो गया। उसने अचानक पास खड़े सिपाही को इशारा किया, ले जाओ इसे थाने, ज्यादा जुबान चला रही है। आयशा ने दृढ़ता से कहा, बिना कारण आप मुझे हिरासत में नहीं ले सकते। नरेश गुस्से में भर गया। उसने उसका दुपट्टा पकड़ने की कोशिश की। आयशा ने तुरंत झटका देकर खुद को छुड़ा लिया और कड़े स्वर में कहा, हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। बाकी कांस्टेबल हंसने लगे। नरेश बोला, बहुत होशियार बन रही है, थाने ले जाकर अकड़ निकाल दूंगा। उन्होंने आयशा को जबरन धक्का देकर जीप में बैठा दिया। रास्ते भर सिपाही उसके चरित्र पर घटिया टिप्पणी करते रहे, लेकिन आयशा का चेहरा शांत था, उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। थाने पहुंचते ही नरेश ने कहा, इसका चालान मत बनाना, सीधा फर्जी चोरी का केस दर्ज करो। एक सिपाही ने हिचकिचाते हुए पूछा, सर कोई सबूत? नरेश हंसा, सबूत यहाँ बनाए जाते हैं, लिख दो बस। आयशा ने अब तक अपनी पहचान नहीं बताई थी। वह देखना चाहती थी कि ये लोग कितनी हद तक गिर सकते हैं। उसे एक बदबूदार हवालात में डाल दिया गया। अंदर 2 महिला कैदी पहले से मौजूद थीं। उनमें से एक ने पूछा, बहन तेरा क्या कसूर है? आयशा ने हल्की मुस्कान दी और चुप रही। बाहर नरेश शराब की बोतल खोलकर अपने सिपाहियों से कह रहा था, आज देखता हूँ इस औरत का घमंड कैसे तोड़ता हूँ। लेकिन नरेश को नहीं पता था कि यह आम औरत वही है जो जिले के हर अफसर के तबादले का हुक्म लिख सकती है। रात के करीब 9 बजे थाने के दरवाजे पर एक सफेद सरकारी जीप रुकी। उसमें से उतरे डीएसपी अजय ठाकुर, जिनकी ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक थी। उन्होंने थाने में कदम रखा और चारों ओर नजर दौड़ाई। आयशा के बंद होने की भनक किसी ने गुप्त रूप से उन्हें दी थी। अजय ने सख्त आवाज में कहा, नरेश पाल, कौन महिला बंद है? दिखाओ मुझे। नरेश हड़बड़ा गया, सर बस एक साधारण केस है। अजय ने उसकी बात बीच में ही काट दी, चुप रहो और दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलते ही अजय ने अंदर देखा, आयशा रजा। उनकी आंखों में हैरानी थी, लेकिन उन्होंने बिना कुछ कहे नरेश को एक जोरदार थप्पड़ मारा। तुम्हें पता भी है ये कौन है? नरेश और बाकी सिपाही अवाक रह गए। अजय ने सीधे कहा, ये धौलागढ़ की एसडीएम है, आयशा रजा। थाने में सन्नाटा छा गया। आयशा ने धीरे से कहा, मैंने इन्हें मौका दिया था कि अपनी हद में रहें, लेकिन अब पूरा सच सबके सामने आएगा। थाने के बाहर रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन धौलागढ़ के आसमान में जैसे कोई तूफान उठने वाला था। आयशा रजा ने धीरे धीरे अपने स्कार्फ को ठीक किया और शांत स्वर में कहा, डीएसपी साहब, अभी कुछ मत कीजिए, पहले देखिए ये लोग और कितनी गहराई तक डूबे हुए हैं। डीएसपी अजय ठाकुर ने सिर हिलाया, मैडम, लेकिन आपके साथ ऐसा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आयशा ने दृढ़ स्वर में कहा, अजय, अगर हम अभी कोई हड़कंप मचा देंगे तो असली गुनहगार छिप जाएंगे। हमें सबूत चाहिए, ऊपर तक का। नरेश पाल कांपते हुए खड़ा था। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था, लेकिन उसकी आदत की घमंड अब भी बाकी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैडम, आप सोचती हैं कि आप अकेली हैं, यहाँ सिर्फ मैं नहीं, बहुत ऊपर तक हाथ जुड़े हैं। आयशा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यही तो देखना चाहती हूँ, कितने ऊपर तक।
अजय ने तुरंत आदेश दिया कि थाने की सारी रजिस्टर, फाइलें और रिकॉर्ड उनके सामने लाए जाएं। कांस्टेबल घबराकर इधर उधर भागने लगे। एक पुराना ताला टूटा और धूल से भरे 2 बक्से बाहर निकाले गए। उनमें से नकली चालान बुक, जब्त किए गए सोने के गहनों की लिस्टें और कई बेगुनाह लोगों के फर्जी केस निकले। अजय ने फाइल के पन्ने पलटे और कहा, यह तो साफ है कि यहाँ चोरी नहीं, डाका डाला जा रहा था। आयशा ने गंभीर स्वर में कहा, अजय कैमरा ऑन करो, ये सब रिकॉर्ड होना चाहिए। अजय ने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उसी समय एक जवान सिपाही धीरे से आयशा के पास आया और फुसफुसाया, मैडम मुझे माफ कीजिए, मैं सिर्फ नौकरी बचाने के लिए इनके साथ था, लेकिन अगर आप सचमुच कुछ करना चाहती हैं तो आपको एसपी रणजीत मल्होत्रा का नाम जानना होगा। ये सब उसी के इशारे पर होता है। आयशा की आंखें तेज हो गईं। रणजीत मल्होत्रा, जो जिले के सबसे ताकतवर अफसरों में गिना जाता था, उसके बारे में कहा जाता था कि उसके और कुछ स्थानीय नेताओं के बीच रिश्वत का खेल चलता था। आयशा ने अजय से कहा, कल सुबह तक कोई हलचल नहीं, मीडिया को भी मत बताना अभी, लेकिन सारे सबूतों की कॉपी बनाकर सुरक्षित जगह भेज दो। रात के करीब 3 बजे एक गुप्त बैठक आयशा के सरकारी गेस्ट हाउस में हुई। अजय, 2 विश्वसनीय सिपाही और आयशा एक मेज के चारों ओर बैठे थे। मेज पर नक्शे, फाइलें और फोन पड़े थे। अजय ने पूछा, मैडम अब अगला कदम? आयशा ने नक्शे पर उंगली रखते हुए कहा, ये 4 जगह, नकली जब्त माल का गोदाम, शराब का अवैध भंडार, रिश्वत की रकम का काला खाता और एसपी के करीबी नेता का फार्म हाउस, यहीं से सबूत मिलेंगे। हमें एक साथ छापा मारना होगा। सुबह होते ही खबरें धीरे धीरे फैलने लगी। एक स्थानीय पत्रकार को भनक लग गई कि थाने में रात को कुछ बड़ा हुआ है। उसने अपने यूट्यूब चैनल पर लिखा, धौलागढ़ थाने से बड़ी खबर, क्या भ्रष्टाचार का जाल टूटने वाला है। दोपहर को आयशा रजा अपने दफ्तर पहुंची। उन्होंने सामान्य रूप से काम किया ताकि किसी को शक न हो, लेकिन उनके फोन पर लगातार संदेश आ रहे थे। अजय और उनकी टीम सबूत इकट्ठा कर रही थी। शाम को एक और घटना ने माहौल को बदल दिया। थाने के बाहर एक ट्रक रोका गया जो कागजों में जब्त माल ले जा रहा था, लेकिन उसमें से आधा माल चोरी हो चुका था। अजय ने तुरंत कॉल किया, मैडम ये ट्रक सीधे एसपी के भतीजे के फार्म हाउस की तरफ जा रहा था। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, अब खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। रात होते ही उन्होंने जिले के 2 ईमानदार मजिस्ट्रेट्स और एंटी करप्शन ब्यूरो को गुप्त संदेश भेजा। तय हुआ कि अगली सुबह सूरज उगते ही चारों जगहों पर एक साथ रेड होगी। उसी बीच नरेश पाल ने एसपी रणजीत मल्होत्रा को फोन किया, सर मामला बिगड़ रहा है। वो लड़की एसडीएम निकली। फोन के दूसरी तरफ रणजीत ने हंसते हुए कहा, चिंता मत कर, मैंने मुख्यमंत्री के खास आदमी से बात कर ली है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन रणजीत को नहीं पता था कि इस बार उसके सामने कोई साधारण अधिकारी नहीं बल्कि एक शेरनी खड़ी थी। सुबह 5 बजे जब धौलागढ़ अब भी नींद में था, चारों दिशाओं से सरकारी जीपों की लाइटें चमकी। रेड शुरू हो चुकी थी। फार्म हाउस से करोड़ों की नकदी, गोदाम से अवैध शराब और थाने से झूठे केसों की सील बंद फाइलें बरामद हुई। मीडिया को जैसे किसी ने बारूद दे दिया हो, न्यूज चैनल की वैनें धौलागढ़ की सड़कों पर दौड़ने लगी। टीवी स्क्रीन पर एक ही नाम गूंज रहा था, एसडीएम आयशा रजा का बड़ा कदम, धौलागढ़ का भ्रष्टाचार उजागर। सुबह के 8 बजते ही धौलागढ़ के हर न्यूज चैनल पर एक ही हेडलाइन चल रही थी, एसडीएम आयशा रजा ने फोड़ दिया भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा भांडा, एसपी मल्होत्रा फंसे। शहर भर में हलचल मच गई थी। लोग चौराहों पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। कुछ लोग खुश थे कि आखिर किसी ने सिस्टम को हिलाकर रख दिया, तो कुछ डर रहे थे कि बड़े अफसर और नेता अब कुछ भी कर सकते हैं। थाने के अंदर माहौल तनावपूर्ण था। नरेश पाल की आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो बार बार अपने फोन पर कॉल कर रहा था, लेकिन अब कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। अचानक एसपी रणजीत मल्होत्रा की काली एसयूवी थाने के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और रणजीत बाहर आया। उसके चेहरे पर अब भी घमंड था, लेकिन उसकी चाल में बेचैनी थी। रणजीत ने थाने में घुसते ही नरेश से कहा, डर क्यों रहा है? खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आयशा रजा को हम सबक सिखाएंगे। नरेश ने धीमी आवाज में पूछा, लेकिन सर सबूत तो मीडिया तक पहुंच चुके हैं। रणजीत ने हंसते हुए कहा, मीडिया? 2 दिन में सब शांत हो जाएगा। ऊपर वाले लोग मेरे एहसानमंद हैं। लेकिन उसी वक्त टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री का बयान चला, धौलागढ़ का मामला गंभीर है, कोई भी दोषी नहीं बचेगा। यह देखकर रणजीत के माथे पर पसीना आ गया। दूसरी तरफ आयशा रजा अपने दफ्तर में बैठी थी। उनके फोन पर लगातार धमकी भरे मैसेज आ रहे थे। एक मैसेज में लिखा था, अगर जान प्यारी है तो केस वापस ले लो। दूसरे में धमकी थी, तेरी फाइलें भी साफ नहीं हैं, पता है सबको। आयशा ने फोन मेज पर पटक दिया, लेकिन उनका चेहरा शांत था। उन्होंने अपने सहायक को बुलाकर कहा, सारी जानकारी दिल्ली भेज दो। अब ये लड़ाई अकेले नहीं,
पूरे सिस्टम के सामने होगी। शाम को धौलागढ़ के बाहर एक सुनसान सड़क पर अजय ठाकुर की गाड़ी को एक ट्रक ने रोकने की कोशिश की। अजय समझ गया कि ये हमला आयशा को डराने के लिए है। उसने गाड़ी तेजी से मोड़ी और बाल बाल बच गया। उसने तुरंत फोन कर कहा, मैडम ये लोग अब हिंसा पर उतर आए हैं। आयशा ने गंभीर आवाज में कहा, डरने का नहीं, हर चाल का जवाब देना है। उसी रात रणजीत मल्होत्रा ने अपने राजनीतिक गॉडफादर मंत्री विक्रम चौटाला से मुलाकात की। विक्रम ने कहा, रणजीत, आयशा को हटाने का एक ही तरीका है, उसकी साख मिटा दो, उसके खिलाफ झूठे सबूत बनाओ। रणजीत ने मुस्कुराकर कहा, बस यही तो मेरा खेल है। अगली सुबह कुछ स्थानीय चैनलों पर अचानक एक एक्सक्लूसिव स्टिंग चला। एसडीएम आयशा रजा के घूस लेने का वीडियो में धुंधली तस्वीरें थीं, लेकिन चेहरा मिलाया जा रहा था। रणजीत ने मीडिया को पैसे देकर यह वीडियो फैलवा दिया। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई, क्या आयशा भी भ्रष्ट है या फिर ये फेक वीडियो है। आयशा को फोन आए। उनकी माँ ने रोते हुए कहा, बेटी ये सब क्या है। आयशा ने धीरे से कहा, अम्मी सच्चाई पर विश्वास रखना, ये उनकी आखिरी चाल है। इसी बीच अजय ठाकुर को एक और बड़ा सुराग मिला। एक पुराने सरकारी कर्मचारी ने बताया कि रणजीत मल्होत्रा और मंत्री चौटाला के बीच करोड़ों की डील के दस्तावेज उनके फार्म हाउस के तहखाने में छिपे हैं। अजय ने तुरंत आयशा को बताया। आयशा ने कहा, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सबूत हो सकता है। कल रात ही रेड डालते हैं, लेकिन इस बार बहुत सावधानी से, क्योंकि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। उस रात आयशा ने पहली बार खुद को आईने में देखा। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उनकी आंखों में आग और दृढ़ निश्चय पहले से ज्यादा चमक रहा था। उन्होंने खुद से कहा, ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं, ये उन हजारों लोगों की लड़ाई है जिनकी आवाज दबा दी गई थी। उसी वक्त बाहर बिजली कड़की, जैसे आसमान भी इस जंग का गवाह बन गया हो। रात के 10 बजे थे। धौलागढ़ की हवाओं में अजीब सी खामोशी थी, मानो पूरा शहर किसी तूफान का इंतजार कर रहा हो। एसडीएम आयशा रजा ने अपने सबसे भरोसेमंद अफसरों और अजय ठाकुर के साथ एक गुप्त बैठक की। मेज पर फैले नक्शे पर उन्होंने इशारा करते हुए कहा, यह फार्म हाउस शहर से 20 किलोमीटर बाहर है, तहखाना यही है, हमें बिना शोर मचाए सबूत हासिल करने होंगे। अजय ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन मैडम ये लोग सशस्त्र गार्ड रखते हैं, अगर उन्होंने हमला कर दिया तो? आयशा ने गहरी सांस लेकर कहा, डर के लिए अब जगह नहीं है। अगर आज हम पीछे हटे तो ये माफिया कभी नहीं टूटेगा। आधी रात को 2 गाड़ियां अंधेरे में बिना हेडलाइट्स जलाए फार्म हाउस के पास रुकी। बारिश की बूंदें खिड़कियों से टकरा रही थीं। टीम ने साइलेंसर लगी पिस्टलें संभाली। अजय ने धीरे से कहा, सब लोग अलर्ट रहें। गेट के पास पहुंचते ही एक गार्ड ने टॉर्च की रोशनी मारी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अजय ने उसे चुपचाप बेहोश कर दिया। बाकी गार्ड भी मिनटों में काबू में कर लिए गए। आयशा ने इशारा किया और सब लोग अंदर घुसे। फार्म हाउस के अंदर शाही साज सज्जा थी, क्रिस्टल के झूमर, महंगी पेंटिंग्स और शराब की बोतलें। लेकिन आयशा की नजर उस पुराने लकड़ी के दरवाजे पर टिकी थी जो तहखाने की ओर जा रहा था। उन्होंने दरवाजा खोला। नीचे अंधेरा और सीलन थी। अजय ने टॉर्च जलाते हुए नीचे कदम रखा। वहां लोहे की अलमारी और फाइलों से भरे बक्से रखे थे। अचानक पीछे से गोलियों की आवाज गूंजी। रणजीत मल्होत्रा कुछ गुंडों के साथ आ गया था। रणजीत ने चिल्लाकर कहा, आयशा, तू सोचती है कि मुझसे खेल सकती है? आयशा ने जवाब दिया, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। ये सबूत तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे गॉडफादर को भी डुबो देंगे। गोलीबारी शुरू हो गई। अजय और टीम ने जवाबी फायर किया। फार्म हाउस की खिड़कियां टूटने लगीं। बारिश के बीच गोलियों की आवाज गूंज रही थी। आखिरकार अजय ने रणजीत को काबू में कर लिया। आयशा ने तहखाने से फाइलें और एक हार्ड ड्राइव निकाली। उसमें मंत्री चौटाला और मल्होत्रा के बीच करोड़ों की डील के पक्के सबूत थे। उन्होंने तुरंत राज्य मुख्यालय से संपर्क किया। अगली सुबह धौलागढ़ के न्यूज चैनलों पर लाइव ब्रेकिंग चली। एसडीएम आयशा रजा का बड़ा खुलासा, मंत्री विक्रम चौटाला और एएसपी रणजीत मल्होत्रा गिरफ्तार। पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग चौराहों पर पटाखे फोड़ने लगे। थाने के बाहर सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर नारे लगाने लगे, आयशा रजा जिंदाबाद, सिस्टम की शेरनी को सलाम। आयशा के ऑफिस में फोन लगातार बज रहा था। कई बड़े पत्रकार और ईमानदार अफसरों ने उन्हें बधाई दी, लेकिन आयशा चुपचाप खिड़की के पास खड़ी थी। उन्होंने बाहर झांककर शहर को देखा। अब ये वही धौलागढ़ था, लेकिन हवा कुछ बदली बदली थी। अजय उनके पास आया और मुस्कुराकर बोला, मैडम, ये जीत आपकी हिम्मत की वजह से है। आयशा ने हल्की मुस्कान दी और कहा, ये जीत उन सब की है जिन्होंने चुप रहना छोड़ दिया। शाम को जब सूरज ढल रहा था, आयशा अपने छोटे से घर लौट आई। उनकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में गर्व के आंसू थे। आयशा ने उन्हें गले लगाया। उनके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। धौलागढ़ की गलियों में अब लोग धीरे धीरे यह कहने लगे थे,
भ्रष्टाचार के साम्राज्य को तोड़ने के लिए सिर्फ एक बहादुर आवाज ही काफी होती है। आखिरी दृश्य में आयशा रजा की आंखों में एक नई चमक थी। वो जानती थी कि लड़ाई खत्म नहीं हुई, लेकिन अब शहर को उम्मीद मिल चुकी थी।